हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का एक नया लेक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हर तरह के एग्ज़ाम में, चाहे वो वनडे हो या वो यूपीएससी हो, चाहे वो एकेडमिक हो या वो कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो हर तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है कि हिस्ट्री बहुत बोरियस और उबाऊ सब्जेक्ट है। हाँ, और ख़ास इसके बोरियस और उबाऊ बनने का कारण ये है कि उनको डेट और टाइमिंग को लेकर होता है। डेट और टाइमिंग को वो याद करना नहीं चाहते हैं और ना ही उनसे ये जो है याद हो पाता है, जिसकी वजह से ये हिस्ट्री से दूर भागते रहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री को में अच्छा कमांड बनाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, हिस्ट्री को इंटरेस्टेड बनाने के लिए आपको उसके डेट और उसके टाइमिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो उसके डेट और टाइमिंग को आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। अगर किसी एग्जाम में अगर डेट और टाइमिंग को पूछ भी दिया गया है तो वो टाइमिंग होता है जहाँ से इतिहास का एक बड़ा विभाजन, जहाँ से इतिहास ही बदल गया हो। ठीक है, एक हमको बड़ा बदलाव देखने को मिलता हो। ठीक है, तो अब बाकी अगर इस तरह की भी डेट को अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसे हम कैसे याद करें, तो आपको ये डेट और टाइमिंग उसी तरह याद हो जाएगा जैसे आप अपने दोस्त, अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे याद रखते हैं। ठीक है, उसी तरह ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हिस्ट्री के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें जहाँ से हिस्ट्री को आपको पढ़ने में आसान बनाया और आसान तरीके से आप हिस्ट्री को समझ सकें। ठीक है, तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किसको पे फोकस करना चाहिए और कैसे हम इतिहास को एक आसान भाषा, एक आसान शब्दों में समझ सकते हैं, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के एडी, बीसी, ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में सही तरीके से पता नहीं है। तो आइए पहले एडी और बीसी के बारे में बात करते हैं। आइए, जैसे आपको पता है क्राइस्ट, क्राइस्ट को जानते होंगे। क्राइस्ट आई मीन ईसा मसीह। अब इतिहास में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, इतिहास में ऐसे बहुत सारे चीज़ों देखने को मिलते हैं, डेट और टाइमिंग, जो कैलेंडर वगैरह हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे भारत में ही केवल इकलौता 14 से अधिक कैलेंडर चलाए जाते थे। अब सोचिए कि 14 से अधिक कैलेंडर चलाए जाएंगे तो इंसान किस कैलेंडर को किस तरह से फॉलो करेगा। ठीक है, अब जैसे इस्लाम में जो है हिजरी संवत को फॉलो किए। हिंदू धर्म में बहुत सारे कैलेंडर हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत, हर्ष संवत, ऐसे बहुत सारे संवत हमको हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं। और उसी विक्रम संवत और शक संवत को मर्ज करने के बाद, ऐड करने के बाद जो नया संवत तैयार होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, जो हिंदू कैलेंडर के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, अब भारत के अंदर जब 14 टाइप के हैं तो दुनिया भर में लगभग 32 से अधिक, मुख्य रूप से 32 से अधिक कैलेंडर चलाए जाते थे। अब ये था कि स्टूडेंट क्यों भाई कि हम किस कैलेंडर को फॉलो करें, किस कैलेंडर को फॉलो ना करें, किस कैलेंडर के हिसाब से हम इतिहास को लिखे और उसको आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ी बाधा था हिस्टोरियंस के सामने। इसलिए इतिहासकारों ने ये डिसाइड किया कि किसी एक को हमको सेंटर मानना पड़ेगा और कोई एक ऐसा कैलेंडर तैयार करना पड़ेगा जो जिस कैलेंडर को फॉलो पूरी दुनिया करे। ठीक है, हम किसी को प्रेशर ये नहीं करेंगे कि आप अपने कैलेंडर को फॉलो ना करें, हमारे कैलेंडर को फॉलो करें या हमारे द्वारा बनाए हुए कैलेंडर को फॉलो करें। तो ये बहुत बड़ा विवाद था। तो ऐसे में किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं था कि आप जो है अपने शक संवत को छोड़ दीजिए, आप अपने इलाही संवत को छोड़ दीजिए, अपने गुप्त संवत को छोड़ दीजिए, जितने भी सारे थे। हाँ, जैसे कि अगर हम प्राचीन काल में देखें तो वो जूलियस कैलेंडर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रेशर नहीं था, बस एक नया कैलेंडर बना दिया गया और ये कहा गया कि इस कैलेंडर का जिक्र हम जब नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे कोई वर्क करेंगे तो इसी कैलेंडर को मान्य किया जाएगा। जब एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो वो टाइमिंग आपको इसी के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैलेंडर कौन था, तो वो कैलेंडर जो बना था वो पोप के पादरी थे, जिनका नाम था ग्रेगोरियन पोप 13वां। उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का न्यू रखा गया। ठीक है, अब इस कैलेंडर में न्यू रखने के बाद ये था कि इसको सेंटर किसे माना जाए। तो उस समय बहुत प्रचलित और चर्चा में जो व्यक्ति को देखा गया वो थे क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह। ईसा मसीह को सेंटर मान लिया गया और वहीं से जो है डेट और टाइमिंग की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, वैसे तो अभी क्रिसमस डे आपको पता होगा कि इसी दिसंबर
हाँ, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। अगर आप देखेंगे इतिहास में, तो ईसा मसीह का जो टाइमिंग दिया गया उससे भी, यानी कि 2 से 4, 4 से 6 ईसा पूर्व, यानी 3 तरह की डेट हमको देखने को मिलती है। कोई इतिहासकार 2 ईसा पूर्व, कोई 4, तो कोई 6 ईसा पूर्व के तौर पे उनके जन्म के बारे में बताता है। मगर यहाँ जो विभाजन है इसको 0 मान के किया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि मान लीजिए ईसा मसीह का जो जन्म होता है वो आज होता है, यानी कि आज का मतलब कि 0 का मतलब यह है कि अभी ईसा मसीह ने जन्म लिया है, अभी वो एक दिन के भी पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो इनके जन्म के बाद की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको क्या मान लिया गया, उसको मान लिया गया 0, ठीक है। अब इसी 0 से शुरुआत होती है, इसी 0 से शुरुआत होती है, ठीक है, इसी 0 से शुरुआत होती है। अब हम 0 की आगे बढ़ते हैं और हम 0 के पीछे बढ़ते हैं, ठीक है, 0 के आगे और 0 के पीछे। कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो आइए, क्या है इसमें डिफरेंट, देखिए 0 के आगे हम बढ़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और इसको लिखेंगे 30, और इसी 30 को लिखते हैं एडी, और इसी एडी को हिंदी में लिखते हैं ईस्वी, ठीक है। इसी को हम क्या लिखते हैं, ईस्वी लिखते हैं। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को किस में लिखा जाता है, एडी, और एडी का मतलब होता है ईस्वी, हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्या, ईस्वी, ठीक है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा करने, ठीक है। अब हम इसके पीछे की तरफ चलते हैं। अब हम पीछे की तरफ चलेंगे तो सेम वही कंडीशन में हम बैक में जाएंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 30, और इसको लिखते हैं BC, और BC का फुल फॉर्म होता है ईसा पूर्व, हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को किस में लिखते हैं, एडी में। ये क्या है, जन्म के बाद की घटना, ये जन्म के बाद की घटना है। और वही अगर हम देखें तो ये क्या है, ये जन्म के पूर्व की घटना है, जन्म के पूर्व की घटना, ठीक है। जन्म के बाद की घटना और जन्म के पूर्व की घटना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को किस में लिखा जाता है, एडी में, यानी कि ईस्वी में, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को किस में लिखा जाता है, BC, यानी कि ईसा पूर्व में। अब बात यह है कि एडी का फुल फॉर्म क्या होता है और BC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो थोड़ा सा उस पर भी नज़र रख लेते हैं कि एडी का फुल फॉर्म क्या होगा और BC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एडी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, एडी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होगा एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना। वही अगर हम बात करें BC की, वही अगर हम बात करें BC की, तो BC का क्या होगा, तो BC का होगा बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहली घटना को हम किस में लिखते हैं, BC में लिखते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये AD और BC है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को होता है, ठीक है, और 30 दिन तक वो जीवित होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ और 30 तारीख का उसका डेथ हो गया। नॉर्मली तौर पे बोलेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वो घटना BC में हुआ था कि AD में हुआ था, हम नॉर्मली बोल देते कि अरे यार भी 1 तारीख को तो उसका जन्म हुआ था और 30 तारीख को उसका क्या हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। तो ऐसी घटना को हम किस में लिखते हैं, AD में लिखते हैं। मगर यही बात अगर पीछे BC में अगर रहे तो BC में ठीक इसका उल्टा होगा। यहाँ पे 1 तारीख को जन्म लेगा तो 30 तारीख को मरेगा, मगर यहाँ पे 30 तारीख को जन्म लेगा और 1 तारीख को मरेगा, यानी कि हम बोलेंगे कि वह बच्चा ईसा मसीह के जन्म से 30 दिन पहले जन्म लिया था और उनके जन्म से 1 दिन पहले उसका
डेथ हो गया, उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, यानी कि हम कहाँ पे, हम बीसी से एडी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, और यहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ते, दोनों में अंतर यही है। ठीक है, अच्छा, कुछ इतिहासकार कुछ कंट्रीज, यानी कि खासकर हम यूरोपीय कंट्री में ये देखते हैं कि वो लोग एडी और बीसी को, यानी कि एडी और बीसी को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। वो एडी और बीसी की जगह पे क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो वो यूज क्या करते हैं, वो यूज करते हैं किसकी जगह पे, बीसी की जगह पे वो यूज करते हैं BCE। वो यूज करते हैं क्या, BCE, और एडी की जगह पे यूज करते हैं CE। अब दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब यह है कि जहां पे हम एडी यानी ईस्वी का यूज करते हैं, वही यूरोपीय परंपरा में एडी और ईस्वी की जगह पे CE का यूज करते हैं, और CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। क्या होता है, कॉमन एरा। वही अगर हम बात करें BCE, तो BCE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिफोर कॉमन एरा। ये एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि BC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिफोर कॉमन एरा, और CE का होता है कॉमन एरा। ये यूरोपीय परंपरा या भारत के अंदर सेंट जोसेफ स्कूल वगैरह जो इस तरह के नाम है, उसमें के वहाँ की किताबें भी अगर आप उठाएंगे हिस्ट्री वगैरह सोशल वगैरह की, तो उनकी किताबों में भी इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, अब अगर और हम बेसिक से इसको जानने का प्रयास करें, तो आप इस बात को जानिए, जैसे कि हम एक डेट रखते हैं 326 BC, 326 BC, 261 BC। क्या ये 326 BC का मतलब यह है कि 326 BC में हमारे भारत पर यूनान का एक आक्रमणकारी, जिसका नाम था सिकंदर या सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है, उसने भारत के ऊपर 326 ईसा पूर्व में अटैक किया था। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले हुआ था। ठीक है, वही अगर हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो 261 BC में कौन सी घटना हुई थी, तो 261 BC में हुआ था कलिंग युद्ध, कलिंगा वार। तो कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था, मगध और कलिंग। मगध मतलब वर्तमान बिहार, कलिंग मतलब वर्तमान उड़ीसा का जो राज्य है, इन दोनों के बीच में हुआ था, और सम्राट अशोक ने कलिंग पर अटैक कर दिया था। कब, 261 BC में। ठीक है, 261 BC का मतलब यही हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 261 साल पहले, यानी कि अभी ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले ही, उसके 261 साल पहले ही अशोक ने कलिंग पर अटैक कर दिया था। ठीक है, तो ये BC की बात है। वही अगर हम एडी की बात करें, एडी की बात करें तो एडी भी 1206 और 1947 की हम बात कर लेते हैं। तो क्या है 1206 और 1947? 1206 में होता है भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1206 यानी कि 1206 ईस्वी या 1206 एडी में भारत के अंदर एक नए धर्म, एक नए समुदाय की स्थापना हो जाती है। ठीक है, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। तो हम नॉर्मली अगर हमको ज़रूरत पड़ा तो हम 1947 लिख देंगे। अगर हम उसके आगे एडी या ईस्वी नहीं भी लगाएं तो एग्जामिनर उसको गलत नहीं कर सकता, मगर अगर लगा देंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा कि भाई तुम ये जो बात बताए हो, ये बात क्या है, एडी का है या बीसी का है। और अगर आपको याद मालूम नहीं होगा कि एडी और बीसी में डिफरेंट क्या होता है, तो आप जो है हो सकता है कि गलती से उसको बीसी बोल दे, और जैसे ही अगर आप इसको बीसी बोलेंगे तो सीधा डबल इसका डिफरेंट हो जाएगा इतिहास के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी देखने की, समझने की ज़रूरत है। तो ये बात रही एडी और बीसी की। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर से किसी दूसरे एंगल से आपको समझाने का प्रयास कर सकूं। ठीक है, और साथ में ये नया साल का दौर है, और इस नए साल में एक नई शुरुआत के साथ आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, और एक संकल्प बना लीजिए कि हम इस नए साल में अपने मंजिल को पाकर रहेंगे, कामयाबी को पाकर रहेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो खुद को कर बुलंद इतना तकदीर लिखने से पहले, खुद को कर बुलंद इतना तकदीर लिखने से पहले, खुदा भी बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। यानी कि अपने आप को इतना बुलंद करो, इतना ताकतवर बना दो, खासकर पढ़ाई से रिलेटेड, कि खुदा खुद तुमसे आकर पूछे कि बहुत मेहनत कर लिया, अब तू बता ही दे कि तू करना क्या चाहता है और बनना क्या चाहता है, ताकि वो चीज़ें तुमको मिल जाए।
ठीक है। तो अपनी मेहनत से घबराओ मत, मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाता है। अगर वास्तव में तुम दिल से मेहनत कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तो अगर तुम्हारा एम आईएएस है तो तुम आईएएस बन ही नहीं सकते हो, आईएएस को टॉप भी कर सकते हो अगर तुमने ठान लिया है कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है। ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव हो। मेरे कहने का मतलब ये भी है कि जो मजाक में बातों बातों में ये बोल देते हैं कि तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाओ, मैं कहता हूँ कि वो मजाक की चीज़ जरूर है, मगर उसको तुम सीरियसली कर सकते हो, दिखा सकते हो। तुम रियल में चांद को तोड़कर चांद को लाकर जिसके लिए कह रहे हो तुम उसको दे सकते हो। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से पूरी एकाग्र होकर मेहनत करना पड़ेगा। फिर आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। साइंटिस्ट बनने के बाद जब आप चंद्रमा पर लैंड करेंगे तो वहाँ के जो टुकड़े हैं उस टुकड़े को लाकर उस व्यक्ति को दे देंगे और बता दोगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ठीक है, तो वो चांद का टुकड़ा आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। तो जितनी भी कहावतें वो असंभव नहीं होती है, लोग उसको मजाक में ले लेते हैं, मगर सब कुछ धरती पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कह दें कि ये असंभव है। सब कुछ संभव है, बस हमारे अंदर से वो हमारी अंतरात्मा, हमारा वो दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।